तमिलनाडु की खबर, क्योंकि तमिलनाडु में भी हलचल काफी है। तमिलनाडु में विजय सरकार पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक्टर विजय कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो शपथ ले सकते हैं कल ही। आज चौथी बार एक्टर विजय तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले। इस बार 118 के मैजिक नंबर के साथ मिले और इसके बाद अब कल विजय बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और जो जरूरी विधायकों के वो सिग्नेचर वाले दस्तावेज उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है। तो बहुमत का जुगाड़ होते ही विजय के समर्थक पूरे राज्य में जश्न मना रहे हैं। चेन्नई हजारों समर्थक 5 दिनों से इस पल का वहां इंतजार कर रहे थे। उसके बाद देखिए आतिशबाजी। देखिए वीसीके दफ्तर के बाहर हजारों समर्थक इकट्ठा हुए, जुटे। शाम तक वीसीके की तरफ से विजय के समर्थकों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। उसके बाद क्या नजारा था ये आपके सामने। चलिए ढोल नगाड़े आतिशबाजी आपने सुन लिया। अब बारी थी मिठाई की, तो मिठाइयां भी बांटी गई समर्थकों की तरफ से। ये देखिए और अब ये जो देख रहे हैं, इसी समर्थन पत्र के बाद विजय को बहुमत का आंकड़ा मिल गया और सरकार बनाने के वो करीब पहुंच गए, मैजिक नंबर। और इसके बाद आईयूएमएल ने विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे विजय को 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया, क्योंकि आईयूएमएल के पास 2 विधायक हैं, तो 118 प्लस 2 120। तमिलनाडु के थलापति के समर्थकों का इंतजार खत्म होने वाला है। एक 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में 5 दिनों का समय लग गया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब विजय का तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। शपथ की तारीख तय होने के बाद विजय पहले शपथ लेने से चूक गए, मगर अब अगर कोई खेल नहीं हुआ तो विजय कल सीएम पद की शपथ लेकर रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं काउंटिंग के 5 दिन बाद विजय मैजिक नंबर तक कैसे पहुंचे। नतीजों के 5 दिन बाद विजय सरकार पर से सस्पेंस खत्म। एक्टर विजय को आखिरकार जरूरी विधायकों का समर्थन हासिल हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट के बाद वीसीके ने भी टीवीके को समर्थन दे दिया और इसके साथ ही विजय की पार्टी 116 से 18 तक पहुंच गई। आज वीसीके ने बैठक के बाद समर्थन का ऐलान किया। पार्टी ने कहा वो टीवीके को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीसीके पहले समर्थन के बदले शर्त रख रही थी। वीसीके ने कहा कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले विजय को समर्थन का ऐलान किया था। इसके बाद लेफ्ट और वीसीके के साथ आईयूएमएल ने भी समर्थन दे दिया। देखिए तमिलनाडु विधानसभा में 234 है सीटें। बहुमत के लिए कितने 118 चाहिए होते हैं। टीवीके 107 है अपने विधायकों के साथ, क्योंकि विजय 2 जगह से लड़े थे, तो 108 थी, तो 1 सीट हटा दीजिए, 107 बचे। कांग्रेस के 5 है, यानी कि 107 प्लस 5 112 हो गए। लेफ्ट के पास 4 हैं, यानी 112 प्लस 4 116 हो गए। वीसीके के पास 2 है, यानी 116 प्लस 2 118 हो गए। और अंत में आईयूएमएल ने जो सपोर्ट किया 118 प्लस
2, 120 टोटल मैजिक नंबर से 2 सीटें ज्यादा। इस तरह से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। टीवीके को समर्थन देने वाली पार्टियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। We have decided. हमने लेफ्ट पार्टियों की तरफ सरकार का समर्थन किया है। बिना किसी शर्त की हम समर्थन दे रहे हैं। सरकार में हम कोई मंत्रालय नहीं लेंगे। हम विजय को सरकार बनाने में समर्थन देते हैं। इसके बाद उनकी संख्या मैजिक नंबर 118 तक पहुंच गई है। We extended our support. All the allies. सभी सहयोगी दलों ने विजय का समर्थन किया है। इसके बाद हमारी पार्टी भी विजय का समर्थन कर रही है। टीवीके की सरकार का हम समर्थन करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है कि थलापति विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और कल सुबह 10 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। विजय ने आज शाम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल के साथ विजय की मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है और राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है, यानी फ्लोर टेस्ट। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय और इनको बहुमत साबित करना होगा 13 तक। तो ये तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन, जब एक बड़ा एक्टर जननायक बन गया और कल ही वो शपथ लेने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण आयोजित होगा। देखिए, राज्य में 5 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। एआईएडीएमके के विधायक पुडुचेरी के रिसोर्ट में थे, जो अब चेन्नई के लिए रवाना हुए। तो काफी हलचल थी तमिलनाडु में। किस तरह से सभी ने अपनी अपनी कोशिश की और करते हुए नजर आए। रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी सब कुछ वो देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अंत में तो अच्छी खबर विजय के लिए, उनकी पार्टी के लिए। देखिए, आज शाम मैजिक नंबर मिलने के बाद विजय राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। इसके कुछ देर बाद राज्यपाल ने विजय को मिलने के लिए बुलाया। ये तस्वीरें उसी की। अब एक और दिलचस्प तस्वीर, क्योंकि विजय के मुख्यमंत्री बनना तय होते ही उनको समर्थन देने वाली कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तब कांग्रेस ने राहुल गांधी और विजय का एक एआई वीडियो जारी किया है, जिसमें दोनों को हीरो की तरह दिखाया गया। ये देखिए। ये जो एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं, जो हीरो की एंट्री विजय की और राहुल गांधी की दिखाई जा रही है, वो तमिलनाडु कांग्रेस ने जारी की है। लेकिन सरकार बनाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? 5 दिनों तक सपोर्टर्स क्यों वेट करते रहे, ये जरा समझ लीजिए। देखिए, चुनाव नतीजों में विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी। एक्टर विजय ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। शपथ ग्रहण की तारीख भी कई बार तय हुई, लेकिन जादुई नंबर ना होने की वजह से शपथ टलती रही। कांग्रेस ने सबसे पहले विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में भी तल्खी आई। इंडिया गठबंधन की पुरानी पार्टी डीएमके ने नाराजगी जताई। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की। नतीजों के बाद एआईएडीएमके के टूटने की भी खबर सामने आ गई। इसके बाद उनके 25 से अधिक विधायक पुडुचेरी के रिसोर्ट में जा ठहरे। आज सारे विधायक चेन्नई के लिए रवाना हुए। वहीं कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। वीसीके के समर्थन की अटकलें पिछले 5 दिनों से चल रही थीं। कल दिन में समर्थन की बात कही, लेकिन रात तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उधर विजय के समर्थकों का इंतजार लंबा होता जा रहा था। कई दिनों से वो विजय को शपथ के लिए बुलाने की मांग कर रहे थे। ये पूरी कहानी। और अब विजय के समर्थक क्या कह रहे हैं, उन्हें जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा उत्साहित सपोर्टर्स। 120 आया। 120 का मतलब हम लोग मेजॉरिटी से आ गया। सो कल परसों में हमारा तलपति सीएम हो जाएगा।
वो लोग अच्छा से गवर्नमेंट रन करेगा, वो हम लोग को जानते हैं। हाँ मालूम हो कुछ, मैं उधर से आई, इधर कतर से आई। मुदलवर भी सीएम भी हो गया, हम लोग बहुत खुशी होता है, बहुत हम लोग बहुत खुशी। आने के पहले मेरे दिल में बहुत उम्मीद था उन्होंने चाहिए करके। जमीन से उठना सीखा है वो व्यक्ति, जमीन से उठे हैं और ऊपर तक ऊंचाइयां देखी उन्होंने, तो वो जितनी भी छोटे छोटे कार्य हैं और जितने भी गरीबों के वो समस्या है वो हल करेंगे। वो मेरा भैया है, बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि सब लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो डेफिनेटली सबको हेल्प करेगा, तमिलनाडु को चेंज करेगा। दुनिया पूरे देख रहे, उसके बड़ा आदमी है, उसको सिनेमा, तमिल सिनेमा है ना, पूरा हिंदी में अब सिनेमा नहीं है, अब राजनीति है, पॉलिटिक्स है, तो बहुत काम करना होगा। उसके लिए ये जीता हो गया, उसका सिनेमा पूरा इंडिया पूरा राउंड मारेगा तो ये जीतिया बने पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएगा। चलिए बात हो गई तमिलनाडु की, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पंजाब लिए चलते हैं क्योंकि पंजाब में बड़ी हलचल है। पंजाब में मंत्री जी गिरफ्त में हैं। आइए डिटेल्स पहुंचाते हैं आपके सामने। देखिए, पंजाब में मान सरकार के मंत्री पर ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद पंजाब के मंत्री की गिरफ्तारी हो गई है। पंजाब सरकार के मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, जिन्हें घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंच गई उनके घर, और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हलचल उधर लुधियाना में संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी हुई, उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई है, और वो तस्वीरें देखी, पूरी हलचल उनके घर के बाहर। सर क्या इंफॉर्मेशन रही है सर? और इसके बाद संजीव अरोड़ा को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्त में ले लिया। ईडी की टीम उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। आगे की पूछताछ दिल्ली में ही होगी। ये तस्वीरें देखिए। और दिल्ली के इस घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी कर दी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हलचल देखिए। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस मामले में ये एक्शन हुआ, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, साथ ही छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने कैसे सरकार को घेरा है। देखिए, पंजाब में मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्त में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईसी ने अरोड़ा को गिरफ्तार किया, माफ करिएगा, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने। अब देखिए, सुबह ईडी की टीम ने अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी कर दी। चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम के 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई, और इसके बाद करीब 10 घंटे तक अरोड़ा से पूछताछ हुई, और शाम 5 बजे के करीब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा नंबर की गाड़ियों ने उन्हें दिल्ली लाया, और अरोड़ा से आगे की पूछताछ दिल्ली में ही होगी। पंजाब के मंत्री की आज की रात ईडी के लॉकअप में कटने वाली है। अपने फर्म के जरिए 157 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री का आरोप है इन पर। शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी एक्सपोर्ट करने का भी आरोप है इन पर। सरकारी खजाने को नुकसान और व्यक्तिगत लाभ कमाने का आरोप है इन पर। वो रियल एस्टेट और उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और मंत्री बन गए। यह है पूरी कहानी संजीव अरोड़ा की। लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और मंत्री बने अरविंद केजरीवाल। उधर मोदी राज में एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा। अरविंद केजरीवाल की हम बात करें क्योंकि इसके बाद से पलटवार की भी बारी थी। ईडी को पार्टी तोड़ने में लगाया गया है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, किसी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए नहीं। और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? भगवंत मान कह रहे हैं, ईडी रेड का मकसद ब्लैक मनी पकड़ना नहीं है, बल्कि बीजेपी ज्वाइन कराना है। उधर राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, जो नवे अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है आम आदमी पार्टी को छोड़कर। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं, पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने कंगला बनाने का काम किया है। हमने पहले ही कहा था, यह भ्रष्ट लोगों की पार्टी बन चुकी है। राघव चड्ढा। पंजाब में इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ
दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती है। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, ईडी की पूरी दिल्ली की टीम, केंद्र की टीम सारी जो है वो पंजाब के अंदर आ गई है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद कोई ब्लैक मनी या कोई और इलीगल डॉक्यूमेंट लभना नहीं होता। उनका मकसद होता है जिदे घरे ईडी की रेड पई है उन्होंने कह दो कि बीजेपी ज्वाइन कर ला, सब कुछ माफ है। पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को कंगला बनाने का काम किया है। जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कई 100 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग की गई है फंड्स की, वो तो यही दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है पंजाब के मैंडेट के साथ। और ये धक्का जो हुआ है ये पंजाबियत के साथ है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। ये बात हो गई पंजाब की, आम आदमी पार्टी, उधर बीजेपी की। लेकिन अब बीजेपी की हम बात करेंगे क्योंकि बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब उत्तर प्रदेश पर टिकी है। देखिए 2027 चुनाव को लेकर योगी का प्लान तैयार है। योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है आज। दरअसल कैबिनेट विस्तार को लेकर यह मुलाकात हुई है और यह काफी अहम मानी जा रही है। 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। कई चेहरे मंत्री बनने की रेस में है। ऐसे में 6 चेहरे सामने बताए जा रहे हैं क्योंकि 6 सीटें खाली हैं कोटा। अभी 54 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में कुल और 6 सीटें अभी रिक्त हैं। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल और मनोज पांडे की योगी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। तैयारी ऐसी चल रही है और ये पूरी जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि ये कंफर्म है। ये तो 3 नाम है, 3 और भी हैं। देखिए आपको बता देते हैं वो नाम जो मंत्री बनने की रेस में फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 54 मंत्री हैं। राज्य में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्रियों की जगह अभी खाली है। योगी के राज्यपाल से मुलाकात के बाद अटकलें काफी तेज हैं। सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं। मंत्री की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं। पूजा पाल का भी नाम है। 2022 में समाजवादी पार्टी टिकट पर चायल से विधायक बनी। मॉनसून सत्र में सीएम योगी की उन्होंने तारीफ की थी। अतीक अहमद पर कार्रवाई की, सराहना की थी। और तीसरा नाम मनोज पांडे का है। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी टिकट पर 2022 का चुनाव उन्होंने जीता था। 2025 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था पार्टी से। मनोज पांडे अवध और पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। पांडे को मंत्री बनाने से ब्राह्मणों में अच्छा संदेश जाएगा। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से ये विधायक है। कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अशोक कटारिया भी मंत्री बनने की रेस में चल रहे हैं। वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। और आशीष सिंह आशु हरदोई के मलवा से विधायक हैं। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो ये एक कास्ट एक कैलकुलेशन। आप जरा समझिए कि अखिलेश ने कैबिनेट विस्तार पर भी तंज कसा है। अपने ही अंदाज में अखिलेश ने कटाक्ष किया है। ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा है पढ़ देते हैं फटाक से। देखिए लिखा है कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव झटाव हो रहा है। जिनका मंत्रिमंडल में है उससे भी तो कोई पूछ ले। हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। वैसे ये सवाल भी कुलबुला रहा है। अगल बगल की जोड़ी का कुछ हला भला होगा या फिर वो अगले बगले ही झांकते रह जाएंगे या सिर्फ रील बनाते। ये अखिलेश यादव ने कहा। ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। अब आपको लिए चलते हैं जंग के मैदान में, जहां होर्मुज में एक भारतीय जहाज डूब गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए अब आपको और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं इस खबर से जोड़कर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव तो चल ही रहा है, अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ईरान जहाज की तस्वीर है जिस पर हमला हुआ और 12 लोगों के घायल होने की सूचना है अब तक।
और वहीं दूसरी ओर ईरानी नेवी भी एक्शन में है, लेकिन इस एक्शन के बीच बाकी जहाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, होर्मुज में डूबा है गुजरात का जहाज। कैसे, समझिए। होर्मुज में ईरान और अमेरिकी नेवी ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग की चपेट में गुजरात का एक जहाज आ गया। फायरिंग के बाद जहाज में पानी भरने लगा और वो डूब गया। यह मालवाहक जहाज दुबई से कार्गो लेकर यमन जा रहा था। फायरिंग से जहाज को नुकसान पहुंचा और उसमें पानी भरने लगा। उस वक्त जहाज के इंजन रूम में मौजूद नाविक घायल हो गया। गंभीर घायल होने के बाद भारतीय नाविक की मौके पर ही मौत हो गई। ये ऐसी जानकारी आई। मृतक का नाम अल्ताफ तालाब है और वो गुजरात के रहने वाले थे। इस जहाज पर एक गनमैन समेत कुल 18 लोग सवार थे। बाकी 17 लोगों को रेस्क्यू करके दुबई पोर्ट पहुंचाया गया है। इसमें 5 लोग घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि होर्मुज में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के आंकड़े के मुताबिक होर्मुज संकट की वजह से खाड़ी क्षेत्र में 1500 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि अब तक 11 भारतीय जहाज होर्मुज से बाहर निकल चुके हैं। वहीं 13 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। ये पूरी डिटेल्स। इस बीच ईरान और अमेरिका ने कहा क्या है, वो सुनिए। अगर आपने अमेरिकी नौसेना के जहाज पर गोलीबारी की तो हम क्या करेंगे? क्या हम कहें कि युद्ध विराम है, हम अपना ड्रोन ना गिराएं? ये एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। वे हम पर गोली चला रहे थे। मेरा काम था पलटवार करना। केवल मूर्ख देश ही गोलीबारी होने पर जवाबी एक्शन नहीं लेते, और अमेरिका मूर्ख देश नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारा ध्यान उस बात पर केंद्रित है जो हमारे लिए, साथ ही क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, और वह है थोपे गए युद्ध को समाप्त करना। हमारे प्रस्ताव में ये शर्त है कि थोपे गए युद्ध को सभी मोर्चों पर समाप्त किया जाना चाहिए। चलिए, इसके साथ ही भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहे, देखते रहें NDTV इंडिया। यहाँ खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, आभार।